नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। नए हफ्ते की शुरुआत आज के इस वीडियो से हम करने जा रहे हैं। शुरू करेंगे हम ग्लोबल न्यूज़ के साथ। तो ग्लोबल न्यूज़ से रिलेटेड जो सबसे बड़ी चीज़ ड्यूरिंग दिस वीकेंड हुई वो ये थी, जो बर्कशायर हैथवे की तरफ से आई, कि ग्रेग एबल इज ऑन ट्रैक टू बिकम द सक्सेसर ऑफ वॉरेन बफे। यानी वॉरेन बफे सीईओ ऑफ बर्कशायर हैथवे के पोजीशन से 2025 ईयर के एंड में रिजाइन करने वाले हैं एंड उनकी प्लेस लेंगे ग्रेग एबल, जो काफी टाइम से बर्कशायर हैथवे से के साथ इन्वॉल्व है। तो उमा, हमें ऑब्वियसली आई थिंक मेनी ऑफ यू माइट नो कि बर्कशायर हैथवे की एजीएम हुई थी, विच इज अटेंडेड बाय अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर वॉरेन बफे ने अनाउंस किया कि एट द एज ऑफ 94 वो स्टेप डाउन करेंगे एज द सीईओ ऑफ बर्कशायर हैथवे इस साल के एंड में। एंड ग्रेग एबल, जो करंटली 62 ईयर्स के हैं, करंटली ही इज वाइस चेयरमैन ऑफ नॉन इंश्योरेंस ऑपरेशंस। काफी टाइम से ये काइंड ऑफ माना ही जा रहा था कि ग्रेग एबल वुड बी अ सक्सेसर टू वॉरेन बफे। फॉर्मल हैंडओवर जो है वो एट द क्लोज ऑफ बर्कशायर्स एनुअल शेयर होल्डर्स मीटिंग होगा एंड विल बी फाइनलाइज्ड इन अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स। सो बेसिकली ग्रेग एबल जो है वो काफी टाइम से बर्कशायर हैथवे से इन्वॉल्व है। एंड जब बर्कशायर हैथवे ने एक मेजर एक्विजिशन 1999 में किया था ऑफ मिड अमेरिकन एनर्जी करके जो कंपनी थी, तब एबल का एसोसिएशन विद बर्कशायर हैथवे शुरू हुआ। वो जाने जाते हैं उनके एक लो प्रोफाइल के लिए। एंड उन्होंने काफी मेजर रोल प्ले किया है बर्कशायर के एनर्जी यूटिलिटीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बड़ा करने में। पब्लिकली उनको 2021 में हायर नेम किया गया था, बट जो टाइमिंग था ऑफ दिस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय वॉरेन बफे, वो रिपोर्टेडली उसने ग्रेग एबल को भी सरप्राइज किया हुआ है। एंड फरवरी 2025 का जो शेयर होल्डर लेटर था, तब हालांकि वॉरेन बफे ने यह हिंट किया था कि एक ट्रांजिशन आगे होगा बर्कशायर हैथवे में, एंड वो उन्होंने तुरंत ही अपने एजीएम में अनाउंस कर दिया है। अब बात करते हैं कुछ इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ की, जहां पर सबसे पहली न्यूज़ है अबाउट इंडिया एंड यूकेस ट्रेड पैक्ट। तो बहुत बार हमने पिछले 1-2 महीने से यूएस से रिलेटेड जो भी ट्रेड डील्स थी उसकी बात की, टैरिफ की बात की, ट्रेड डील्स की बात की। लेकिन ये जो न्यूज़ है वो है इंडिया और यूके के ट्रेड पैक्ट से रिलेटेड। काफी टाइम से इंडिया और यूके के बीच में निगोशिएशंस चल रहे हैं कि एक ट्रेड पैक्ट जो है वो एंटर किया जाए, निगोशिएशंस हो, ट्रेड डील्स हो। उसमें काफ़ी डिलेज चल रहे हैं एंड हो सकता है कि इसमें और भी टाइम लगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी अनरिजॉल्व है। तो निगोशिएशंस 3 की पैक्ट्स के हो रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड यूके, एंड ये काफ़ी कुछ रीजंस की वजह से डिले यहाँ पर हुआ है। तो जो पेंडिंग इश्यूज है उसमें कुछ सनसेट क्लॉजेस है, वो उसके बारे में अब तक क्लैरिफिकेशन अब तक आया नहीं है, एंड बोथ पार्टीज हैव नॉट अग्रीड फॉर इट येट। डेटा लोकलाइजेशन, यूके का एक कार्बन टैक्स आता है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से अभी भी चीज़ें यहाँ पर पेंडिंग है। तो रिसेंट रिव्यू मीटिंग्स जो हुए बिटवीन पीयूष गोयल एंड यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसमें अभी भी यही लग रहा है कि प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन अभी भी देर इज स्टिल टाइम टू एंटर अ डील। इस एफटीए जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, इसके इसके अंतर्गत अगर ये अग्रीमेंट्स इन प्लेस आते हैं तो इंडिया को एक बड़ा मार्केट मिल जाता है फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स, एंड टैरिफ्स भी सर्टेन गुड्स पर कम हो जाते हैं। एंड यूके यही चाहेगी कि इंपोर्ट ड्यूटीज जो है लोअर की जाए ऑन थिंग्स लाइक स्कॉच विस्की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लैम मीट, चॉकलेट्स। ये सारी चीज़ें जब यूके से इंडिया इंपोर्ट होती है तो इन पर काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज लगाई जाती है। तो बायलैटरल ट्रेड अगर हम इंडिया यूके की देखें तो वो इंक्रीज हुई थी इन 2023-24 टू 21 बिलियन यूएस डॉलर्स फ्रॉम अराउंड 20.36 बिलियन यूएस डॉलर्स इन FY23। तो टैरिफ्स, एवरेज टैरिफ जो है ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू द यूके, तो वो 4.2% है, एंड मेनली टेक्सटाइल्स, अपैरल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों पर ये टैरिफ्स लगाए जाते हैं। तो 14 राउंड ऑफ डिस्कशंस हो गए हैं अब तक, एंड अभी भी ये पैक्ट जो है अनरिजॉल्व है। कुछ और मीटिंग्स की जरूरत पड़ सकती है ताकि जो क्रिटिकल इश्यूज है इसमें वो रिजॉल्व किए जा सके। फैक्ट्री एक्टिविटी जो है इंडिया की, वो एक 10 मंथ हाई पर पहुंच गई है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये एक अच्छा डेटा पॉइंट सामने आया है। जो 10 मंथ हाई आया है, ये आया है आफ्टर ऑलमोस्ट जून इन इन द लास्ट ईयर। 58.2 का ये जो इंडेक्स है वो आया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये 58.1 था इन द मंथ ऑफ मार्च। तो सेल्स और प्रोडक्शन काफी अच्छे से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, ये अप्रैल 2024 में 58.8 था, एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट
ग्रोथ ये एक 10 मंथ हाई पर पहुंची है बिकॉज ऑफ रोबस्ट ऑर्डर्स, ऐसा करंटली अंदाजा लगाया जा रहा है। जो इंक्रीज है आउटपुट में वो हाईएस्ट है सिंस जून 24, लाइक आई सेड। एंड कंज्यूमर गुड्स ने एक अमंग ऑल दीज थिंग्स कंज्यूमर गुड्स ने सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। इंटरनेशनल ऑर्डर्स 14 ईयर हाई पर पहुंच गए हैं एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू फिस्कल ईयर। जो डिमांड आई है वो आई है फ्रॉम रीजन्स लाइक अफ्रीका, एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अमेरिका। नोटेबल इंक्रीज न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में अप्रैल में दिख रहा है, तो इससे एक पोटेंशियल शिफ्ट इन डायनामिक्स देखा जा सकता है एज पर दीज रिपोर्ट्स। तो हो सकता है कि टैरिफ्स और ये सब चीजों के चलते कुछ कंट्रीज जो है वो इंडिया को एक अल्टरनेट मान रही है करंटली फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड हो सकता है इस वजह से थोड़े से इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग लेवल्स करंटली दिखाई दे रहे हैं। इंडिया का जो पीएमआई है वो काफी रेजिलियंट है, काफी स्थिर है करंटली, एंड इट इज एट अ गुड लेवल अनलाइक बाकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज लाइक चाइना, कोरिया एंड बाकी एशियन कंट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चाइना में अगर हम कंपेयर करें तो वो 49 पर पहुंच गई थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हालांकि मार्च में वो थोड़ा सा इंक्रीज लेवल्स पर था, 50.5 था। बट कॉस्ट प्रेशर्स इंडिया में भी अब थोड़े से इंटेंसिफाई होने लगे। इनपुट प्राइसेस बढ़ने लगे हैं इन द लास्ट 4 मंथ्स, मेनली बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, लेबर, लेदर, पेपर, रबर, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ों के लिए इनपुट प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा फास्ट इंक्रीज हुई हैं। बट जो इम्पैक्ट है मार्जिन का वो ऑफसेट हुआ है बाय फास्टर राइज इन द आउटपुट प्राइसेस एज वेल। तो जो आउटपुट डिमांड है उसको मीट करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स हैव एक्सपांडेड देयर वर्कफोर्स विथ 9% ऑफ सर्वे पार्टिसिपेंट्स ये कह रहे हैं कि एडिशनल वर्कर्स की उनको जरूरत है, बोथ बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट एज वेल। अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर, जिसमें सबसे पहले हम द वीक अहेड की बात करेंगे, जो हम जनरली मंडेज को करते हैं। तो इस हफ्ते में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें एक्सपेक्टेड है, क्या एक किस पॉइंट पर हम करंटली इकोनॉमी को देखते हुए करंटली बैठे हैं। तो पिछला जो हफ्ता था दैट वाज द लॉन्गेस्ट वीकली विनिंग स्ट्रीक सिंस ऑफ 2025 कैलेंडर ईयर फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। मेनली जो बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स है उनमें जो गेन्स हुए उससे मेनली ये रैली आई है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करें तो मेनली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो हुआ पिछले हफ्ते में वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से हुआ, मेनली पर्टिकुलरली सराउंडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। मार्केट ऑप्टिमिज्म की अगर बात करें तो यूएस चाइना के ट्रेड टेंशंस थोड़े से कम होते हुए देखकर ओवरऑल ग्लोबल एक्विटीज भी थोड़े बहुत पॉजिटिव रहे इन द लास्ट वीक। इन्वेस्टर सेंटिमेंट अगर हमें देखनी है तो पॉजिटिव सेंटिमेंट अगर है तो वो ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ यूएस ट्रेड अग्रीमेंट है एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिकवरी FY26 की अगर आती है तो ये चीजें एक पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट हो सकती है। अगर की मार्केट ट्रिगर्स की बात करें इस आने वाले हफ्ते में तो एक इंपॉर्टेंट चीज है यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी। यूएस फेड की मीटिंग है एंड वो इंटरेस्ट रेट्स पर क्या कॉल लेते हैं, ओवरऑल कमेंट्री कैसी है, ये सारी चीजों पर बहुत नजर रहेगी। मार्केट्स जो है वो ये अपडेट्स को काफी बारीकी से देखेंगे क्योंकि फ्यूचर कट्स के बारे में यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स मिल सकती है। Q4 FY25 के कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन तो करंटली चल ही रहा है एंड इस हफ्ते में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है लाइक M&M, कोल इंडिया, L&T, टाइटन और बाकी और भी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है इन दिस वीक। आईपीओ मार्केट्स में देखें तो ईथर का इस हफ्ते में लिस्टिंग होने वाला है ऑन ऑन द स्टॉक मार्केट्स ऑन 6 मई। एफआई एक्टिविटी की बात करें तो कंटिन्यूड एफआई बाइंग करंटली नजर आ रही है कुछ समय से। 7,680 करोड़ का इनफ्लो यहाँ पर हुआ है जो रिवर्स कर रहा है उनकी सेलिंग स्ट्रैटेजी जो Q1 कैलेंडर ईयर में देखी गई थी, कैलेंडर ईयर 2025 में देखी गई थी। जो पॉलिटिकल टेंशंस की बात हालांकि हमने कर ली, ट्रेड की चीजों के जो पॉलिटिकल टेंशंस थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं जिस वजह से मार्केट्स आर बिहेविंग इन अ पॉजिटिव वे। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो जो ईजिंग ट्रेड टेंशन अगर होती है तो उससे वीकनिंग यूएस डॉलर जो है उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। एंड इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो कुछ कंपनीज के डिविडेंड्स, कुछ कंपनी के शेयर्स एक्स डिविडेंड ट्रेड होंगे, एक स्प्लिट ट्रेड होंगे फॉर कंपनीज लाइक इन्फो एज इन दिस वीक। एफपीआईज ने इन्फ्यूज किए हैं 4,223 करोड़ इन द मंथ ऑफ अप्रैल और ये नेट बायर हुए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 मंथ्स। तो ओवरऑल अगर अप्रैल का मंथ देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफआईआईज वो पॉजिटिव रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है ओवरऑल इस मंथ को अगर हम देखें तो प्रीवियस एफपीआई इन्फ्लोज जो थे वो 78,000 करोड़ जनवरी में थे, 34,000 करोड़ फरवरी में थे
एंड आउटफ्लोस, दीज आर ऑल आउटफ्लोस। मार्च में भी 3,900 करोड़ का आउटफ्लो हुआ था मार्च में। ये एक की रीजन था कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स तब करेक्ट हो रहे थे। तो फाइनली अप्रैल में दे हैव टर्न बायर्स। जो जियोपॉलिटिकल क्यूज है वो फेवरेबल रहे थोड़े बहुत अप्रैल के लिए, क्योंकि जब टैरिफ्स अनाउंस हुए उसके बाद जब मार्केट को ये दिखने लगा कि चीजें अब शायद डिलेड होंगी या फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वन टू वन कंट्री के साथ होगा, तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत सेंटिमेंटली पॉजिटिव रही मार्केट्स के लिए। एंड इसका थोड़ा सा फायदा इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया को भी यहाँ पर देखने को मिला। अगली न्यूज है रिगार्डिंग एसबीआई। एसबीआई ने अपने जब रिजल्ट्स अनाउंस किए तब उन्होंने कहा कि जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्लोअर लोन ग्रोथ होगा बैंक का ऑफ अराउंड 12 to 13% इन FY 2026। अर्लियर गाइडेंस जो था एसबीआई का, तब उन्होंने कहा था कि 14 to 16% की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब वहां से वो ग्रोथ डाउनग्रेड हो गई है टू 12 to 13%। रिजल्ट्स अगर हम देखें तो पैट एसबीआई का डिक्लाइन हुआ है बाय 10% टू अराउंड 18,000 करोड़। ये होना था क्योंकि जो बेस क्वार्टर था तब कुछ एनपीए प्रोविजंस राइट बैक हुई थी, तो वो उसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो बूस्ट हुआ था Q4 ऑफ FY 24 में। सिस्टम लेवल क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 10 to 11% की होगी। यूएस प्रेसिडेंट के रेसिप्रोकल टैरिफ्स की वजह से थोड़े फियर्स बढ़ गए हैं ऑफ ग्लोबल स्लोडाउन, एंड ट्रेड वॉर अगर एस्केलेट होता है तो वो इन्वेस्टिंग सेंटिमेंट को काफी अफेक्ट कर सकता है, ऐसा एसबीआई का यहाँ पर कहना है। ग्रॉस एडवांसेस 12% से बढ़े हैं, डिपॉजिट बढ़े हैं बाय अराउंड 9.48% से। रिटेल लोन पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ गया है बाय 11% एंड कॉर्पोरेट लोन का पोर्टफोलियो बढ़ गया है बाय 9%। डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स होल्ड कर रहे हैं, मतलब ठीक ठाक है, दे आर नॉट बैकिंग ऑफ। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है बाय 2.69%। निम्स डिक्लाइन हुए हैं बाय 32 बेसिस पॉइंट्स फॉर एसबीआई। एसबीआई का बोर्ड जो है वो अप्रूवल लेना चाहता है ऑफ रेजिंग 25,000 करोड़ थ्रू इक्विटी कैपिटल। एफपीआई क्यूआईपी के रूट से बेसिकली ये इशू वो करना चाहते हैं इन FY 26 फाइनेंशियल ईयर। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के भी Q4 रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। 2% से प्रॉफिट स्लिप हो गया है, यानी कम हो गया है ड्यू टू कॉस्ट प्रेशर्स फॉर डीमार्ट। डीमार्ट ने अपने क्वार्टरली अपडेट्स दिए थे जो Q4 खत्म होने के तुरंत बाद आए थे, लेकिन प्रॉफिट अपडेट्स अभी आते हैं। प्रॉफिट में क्या चेंज हुआ है वो अभी पता चलता है। तो जब रिजल्ट्स परसों कंपनी ने अनाउंस किए तब 2% डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया इन देयर नेट प्रॉफिट। इसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ 17% की थी जो कंपनी ने पहले भी रिपोर्ट की थी। एबिडा जो है वो मार्जिनली इंक्रीज हुआ है बाय 1.2%, जबकि एबिडा मार्जिन ड्रॉप हो गया है टू 6.4%, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 7.4% था। राइट। डीमार्ट रेडी जो कंपनी का ई कॉमर्स वर्टिकल है उसका काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिख रहा है, हालांकि बेस अभी भी काफी छोटा है। FY 25 के फुल फाइनेंशियल ईयर को अगर हम देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 6.7% से ग्रो हुआ है टू अराउंड 2,700 करोड़। 50 नए स्टोर्स ऐड किए कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर। अब स्टोर्स का टोटल काउंट 415 स्टोर्स का हो चुका है। कंपनी ने ये भी स्टेट किया कि नॉन मेट्रो टाउन्स जो है वो अब आउट परफॉर्म करने लगे हैं मेट्रो टाउन्स को इन ग्रॉस मार्जिन्स, एंड कंपनी का फोकस अभी भी स्टोर ग्रोथ पर है, डिजिटल एक्सपांशन पर है एंड सप्लाई चेन एफिशिएंसी पर है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपने Q4 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। नेट प्रॉफिट गिर गया है कंपनी का इस क्वार्टर में। 14% डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है इन स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट। प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज के वजह से प्रॉफिट कम हो गया है। प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज बैंक के लिए 3-fold यानी 3 times इंक्रीज हो गए हैं टू 909 करोड़, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक डेफिनेटली कॉशियस अप्रोच रख रहा है उनकी एसेट क्वालिटी को लेकर। हायर प्रोविजनिंग के बाद भी बैंक का जो एसेट क्वालिटी है उसमें स्लाइट इंप्रूवमेंट दिखा। जीएनपीए एंड नेट एनपीए रेशियोज थोड़े से इंप्रूव हो गए हैं कंपेयर टू द सीक्वेंशियल क्वार्टर दिसंबर 24 के क्वार्टर से। तो 1.42 का जीएनपीए रेशियो बैंक ने रिपोर्ट किया है। लोन ग्रोथ काफी स्ट्रांग दिखी है। एडवांसेस 13% से इंक्रीज हुए हैं ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। डिपॉजिट्स 15% से इंक्रीज हुए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 5% से इंक्रीज हुआ है, जबकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया है टू 4.97%। निम्स की डिक्लाइन जो है वो बैंक ने कही है कि जो रैपिड एडजस्टमेंट्स होते हैं लेंडिंग रेट्स के उसकी वजह से हुआ है। 2.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड भी यहाँ पर बैंक ने डिक्लेयर किया है फॉर देयर शेयर होल्डर्स। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे कंक्लूडिंग सेक्शन पर, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो हाल ही में जब आई वॉज गोइंग थ्रू सम न्यूज आर्टिकल्स अबाउट आईटीसी,
तब मैंने ये नोटिस किया कि कंपनी आईटीसी जो कंपनी है वो एक निकोटीन च्युइंगम बनाने का ब्रांड में भी इन्वेस्ट करती है। अब आपको पता होगा कि निकोटीन जो है वो एक सिगरेट का एडिक्शन कम करने का एक सब्सटेंस होता है। इससे एक आयरॉनिकल चीज ये है कि आईटीसी खुद बहुत मेजर रेवेन्यू, इनफैक्ट मोर देन आई थिंक 70-80% ऑफ देयर प्रॉफिट्स सिगरेट बिजनेस से ही कमाते हैं। एंड दे आर ऑल्सो एन इन्वेस्टर इन अ बिजनेस जो निकोटीन बनाता है, जो जो सिगरेट का एडिक्शन है जो कम करने का एक केमिकल है। तो ITC is into the business of making money by selling cigarettes as well and selling something that can help people reduce their addiction on cigarettes as well. तो ये मुझे एक काफी इंटरेस्टिंग सा बिलीव इट और नॉट लगा, जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, एंड शेयर भी करें वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।